बॉडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 2 के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने पिछले पार्ट में विभज्योतक ऊतक और सरल ऊतक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जाइलम मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहक की तरह कार्य करते हैं। यहां पे वाहक की तरह कार्य करते हैं। और यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि जाइलम जो होता है वही खनिज लवण और पानी का एब्जॉर्प्शन जड़ के मूल रोमों द्वारा करवाता है। तो यह 4 तत्वों वाहिनिका, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। यानी जाइलम में ये 4 कंडीशंस होती हैं जिसके द्वारा जाइलम का निर्माण होता है। तो वाहिनिका लंबी अथवा नलिकाकार कोशिका होती है। वाहिनिका जो है ये लंबी है और नलिकाकार यानी सिलेंडराकार कोशिकाएं होती हैं। इनकी कोशिका की भित्ति जो होती है मोटी तथा लिग्निनी होती है। लिग्निनी का मतलब यहाँ पे लिग्निनी कंडीशन आपको पीछे वाले पार्ट में मैंने बताया था। लिग्निनी कोशिकाएं जितनी भी होती हैं इनकी कोशिका भित्तियां जो होती हैं ये काफी मोटी होती है, इनके किनारे मोटे होते हैं। और वाहिका लंबी सिलेंडराकार नली है, इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम लोग वाहिका अवयव कहते हैं। वाहिका अवयव का मतलब कई सारी जो कोशिकाएं इनमें पाई जाती है, ये सारी कोशिकाएं अलग अलग कंडीशन की होती हैं। वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का प्रमुख गुण माना जाता है। तो वाहिका सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही पाई जाती है। ये एंजियोस्पर्म जितने भी पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म के, तो ये सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में वाहिकाएं पाई जाती हैं। इसके पहले जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, टेरिडोफाइट हैं, ब्रायोफाइट हैं, इनमें किसी में भी ये उपस्थित नहीं होती हैं। तो जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है, यानी इनकी जो भित्तियां होती है वो मोटी है। इनकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है, इनमें केंद्रीय गुहिका नहीं पाई जाती है। लेकिन जो इसमें वाहिनिकी पाई जाती है इसी के द्वारा, या वाहिका पाई जाती है इन्हीं के द्वारा जो होता है वो पानी का ट्रांसमिशन नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित होती हैं। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो जीवित होती हैं तथा इनकी भित्ति पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। जाइलम पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं इनकी भित्ति जो होंगी वो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं इनमें, और इनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्तियां जो होती हैं वो सेलुलोज से निर्मित होती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं स्टार्च तथा वसा और अन्य पदार्थों जैसे कि टैनिन भोजन के रूप में संचित रखता है। यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि जाइलम पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होंगी इनमें स्टार्च का स्टोरेज होता है, वसा स्टोर होती है, और अन्य पदार्थ के रूप में जैसे टैनिन है ये भी इसी में जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाओं में ही स्टोरेज होता है। जैसे आपने देखा होगा जो बबूल से निकलने वाला गोंद है या अन्य पौधों में निकलने वाला गोंद होता है, ये भी एक विशेष प्रकार का टैनिन होता है। इसके अलावा सिडारवुड आयल है, टार्पिन आयल है, तो ये सभी कंडीशन जो है ये टैनिन कंडीशन ही होती हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसमें ये इनकी फिगर है जाइलम का। तो यहाँ पे ये ट्रैकिड्स यानी वाहिनिकाएं हैं, ये इनको हम लोग वाहिनिकाएं कहते हैं, और ये वाहिका है। इसमें जो जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं अभी मैंने बताया था, तो इनमें पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती है, पतली भित्ति वाली होती हैं, और सेलुलोज से उनकी कोशिका भित्ति निर्मित होती है। वाहिका में जो कंडीशन रहती है वो ट्यूबुलर बॉडी है, नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। ये कंडीशन आपको दिख रही होगी सीधी ये वाली। तो ये कंडीशन में यहाँ पे ये ट्यूबुलर बॉडी एक के ऊपर एक कोशिकाएं होती हैं, जिसके कारण यहाँ से वाटर जो होता है नीचे से ऊपर की तरफ रूट से लीफ की तरफ यानी स्टेम से होता हुआ लीफ की तरफ फ्लो करता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे जाइलम की थी। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्लोएम। तो फ्लोएम प्राय भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक चीज का कि जो जाइलम पानी और खनिज लवण का ट्रांसमिशन करता है वो एक दिशी होता है, यानी कि जड़ से तने से पत्तियों की ओर, तने से होता हुआ पत्तियों की ओर, जबकि फ्लोएम के द्वारा
जो ट्रांसमिशन होता है वो अरीय होता है, जो पत्तियों से स्टेम और स्टेम से जड़ों की ओर होता है। यानी इन दोनों का जो ट्रांसमिशन होगा वो एक दूसरे से अपोजिट, इधर कंडीशन में ये जाइलम होता है नीचे से ऊपर की तरफ, ये जाइलम का होता है, और इधर कंडीशन में ये फ्लोएम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी ऊपर की ओर जाइलम का और नीचे की ओर होता है फ्लोएम का, के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। अब एंजियोस्पर्म में स्थित फ्लोएम में चालिनी नलिकाएं तत्व, ये आपको ध्यान रखना है, सहचर कोशिकाएं और फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम तंतु पाए जाते हैं। चालिनी नलिका तत्व, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम तंतु। 4 कंडीशन इसमें भी है, 4 कंडीशन उसमें भी थी। यहां वहां पे क्या थी, वाहिनिकाएं यानी वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु। यहां पर क्या है, चालिनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु। ये 4 कंडीशन यहां पर भी हैं। चालिनी नलिका तत्व लंबे नलिका की तरह लंबे होते हैं और नलिका की तरह की संरचना है जो लंबवत तथा सहचर कोशिकाओं से हमेशा जुड़ी रहती है। चालिनी नलिका तत्व जो होते हैं वो लंबे होते हैं और साथ में इनकी नलिका की तरह से यानी नलीदार ट्यूबुलर बॉडी होती है, लंबवत और सहचर कोशिकाओं से ये जुड़ी हुई होती है। कोशिका भित्ति चालिनी की तरह छिद्रित होती है। यहां पे आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इनको चालिनी नलिकाएं बोला जाता है, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो छिद्रित होती है। इनके कोशिका भित्ति में बहुत सारे छिद्र होते हैं जो चालिनी प्लेट बनाती हैं। और सहचर कोशिकाएं विशिष्ट पैरेन्काइमी कोशिकाएं हैं और ये चालिनी नलिका के तत्वों से सटी होती हैं। ठीक है, जो इसमें सहचर कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स होती हैं, ये पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं मानी जाती हैं और चालिनी नलिका तत्वों के साथ में सटी रहती हैं। और फ्लोएम तंत्र स्क्लेरनकाइमी कोशिकाओं के बने होते हैं। यहां पे आपको ध्यान रखना है, जितने भी फ्लोएम तंत्र होंगे ये स्क्लेरनकाइमेटस कोशिकाओं से बने होते हैं। स्क्लेरनकाइमेटस कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो मृत होती हैं, जिनमें साइटोप्लाज्म अनुपस्थित होता है, यानी जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म अनुपस्थित होने के कारण ये कोशिकाएं डेड होती हैं, तो इनमें कोई लिविंग कंडीशन नहीं पाई जाती है। फिर आगे हम लोग इसका फिगर देखेंगे, ये फिगर है इसका, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ये छिद्रित कंडीशन, ये वाली, ये छिद्रित, ये सभी चालिनी छिद्र हैं और इन्हीं में ये चालिनी नलिका तत्व, ये यहीं पे चालिनी नलिका तत्व ये पाए जाते हैं। इसके बाद में यहां पे फ्लोएम पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं, तो इस वाली कंडीशन में यहां पे ये फ्लोएम पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती हैं जो हरी कंडीशन में दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में सहचर कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स, तो ये वाली कोशिकाएं जो हैं ये कोशिकाएं इन कोशिकाओं के साथ में सटी रहती हैं। तो यही कंडीशन भी बोली गई थी कि फ्लोएम पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं सहचर कोशिकाओं के साथ में सटी हुई कंडीशन में पाई जाती हैं। ये फिगर है फ्लोएम का, जिसमें ये सारी कंडीशंस आपको दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में हम लोग यहां पे बात करेंगे ऊतक तंत्र या टिश्यू सिस्टम का। तो टिश्यू सिस्टम में कंडीशन क्या है कि रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऊतक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, ठीक है, और दूसरा भरण अथवा मौलिक ऊतक तंत्र, और तीसरा है संवाहनीय ऊतक तंत्र। तो ये 3 कंडीशन है, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण अथवा मौलिक ऊतक तंत्र और संवाहनीय ऊतक तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखेंगे बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगा कैसा है कि बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र बाहरी आवरण माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्लांट्स में कि जो बाहर पेड़ की जो बार्क होती है यानी छाल है वो बाहरी त्वचीय ऊतक तंत्र है। इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वचीय उपांग, मूल रोम आदि आते हैं। ये कंडीशन है इसमें बाह्य त्वचा के अंतर्गत जो प्लांट्स में होती है उसके अंदर ये कंडीशन, बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, उनमें उपस्थित रंध्र और बाह्य त्वचीय उपांग, जैसे कि आप लोग यहाँ पे मूल रोम की बात करते हैं वो आते हैं। जैसे बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पैरेन्काइमी होती हैं, जितनी भी बाह्य त्वचीय कोशिकाएं होंगी कैसी होंगी? पैरेन्काइमी होती है, जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया, इनमें बहुत ही कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है जो कोशिका भित्ति के साथ में जुड़ा रहता है। इनमें कोशिका भित्ति के साथ में यानी कह सकते हैं हम लोग इनमें रिक्तिका बड़ी होती है, तो इसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत ही कम होती है।
तो बाह्य त्वचा की जो बाहरी परत मोम की मोटी परत से ढकी होती है, जिसे हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाह्य त्वचा की जो परत होगी यानी बाहरी परत, ये मोम की मोटी परत से ढकी रहती है, जिसे हम लोग क्यूटिकल, ये क्यूटिकल अगर हमको देखनी होती है तो जैसे कोई हमारे पास में द्विबीजपत्री, अगर द्विबीजपत्री पत्ती है तो हमने यहां पे जैसे आपको ये इस तरह की पत्ती द्विबीजपत्री पत्ती है, तो ये द्विबीजपत्री पत्ती में आप देखेंगे कि इसके ऊपर वाले भाग के ऊपर जो प्रकाश के संपर्क में रहता है, इस वाले ऊपर वाले भाग के ऊपर यहां पे चिकनी लेयर पाई जाती है, इस पे चिकनी लेयर होती है जो क्यूटिकल की होती है। ऐसे ही कुछ स्टेम में भी ये क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इसके स्टेम एंड लीफ के अलावा जो रूट वाला भाग होता है, जड़ वाला भाग है, जड़ के ऊपर क्यूटिकल नहीं पाई जाती है, क्योंकि अगर वहां पर भी क्यूटिकल पाई जाएगी तो वहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्यूटिकल का फंक्शन होता है कि जल की आवश्यकता से अधिक हानि को रोकना, ये क्यूटिकल का फंक्शन होता है। तो क्यूटिकल पानी की हानि को रोक देती है और मूल में क्यूटिकल अनुपस्थित होती है। ये आपको ध्यान रखना है, मूल के अंदर क्यूटिकल नहीं पाई जाती। अगर वहां पर भी क्यूटिकल पाई जाएगी तो वहां पे पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे यहां पे कि रंध्र ऐसी संरचना है जो पत्तियों को बाह्य त्वचा पर, रंध्र ऐसी संरचना है जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होता है, ठीक है। और रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों को विनिमय को नियमित करता है। रंध्र जो होते हैं इन्हीं के द्वारा वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है, और विनिमय यानी एक्सचेंज, गैसीय विनिमय, गैसेस एक्सचेंज की क्रिया भी होती है। आपको ध्यान रखना है कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण माना गया है प्लांट्स के लिए। आवश्यक इसलिए है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप पौधों में बनी हुई गैसीय स्टेट बाहर निकलती है, ठीक। आवश्यक इसलिए है कि जो गैसीय स्टेट बनती है वो बाहर निकल जाती है, जिसके कारण लीफ की जो सेल्स होती हैं या स्टेम की जो सेल्स होती हैं उनमें ब्लास्ट नहीं होता, इसलिए आवश्यक है। और दुर्गुण इसलिए है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पानी बाहर निकल जाता है, जिसके द्वारा पौधे को पानी और अधिक मात्रा में नीचे से एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो ये कंडीशन है कि ये आवश्यक दुर्गुण माना जाता है। और प्रत्येक रंध्र में दो सेम के बीच के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं। ये तो यहां पे आप देखिए, ये रंध्र का फिगर है, तो यहां पे आपको ये द्वार कोशिकाएं दिख रही हैं, ये द्वार कोशिकाएं हैं। पूरे रंध्र में ये इस तरह से दो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट इन्हीं का होता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा रंध्र खुलता और बंद होता रहता है। अब आपको ध्यान रखना है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, सहायक कोशिकाएं यानी साइनोइड सेल्स होती हैं ये। इसके साथ में बाह्य त्वची कोशिकाएं, ये बाहर होती है कोशिकाएं, और रंध्रीय तंत्र, ये स्टोमल सिस्टम। तो जो रंध्र होते हैं ये, इनकी कंडीशन होती है, ये भी रंध्र ही है, सारी कंडीशन जैसे उसमें है वैसे ही इसमें है, ठीक है। ये इसमें बीच में रंध्रीय सिस्टम होता है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि रंध्र के खुलने का, पूर्ण रूप से खुलने का या आंशिक रूप से खुलने का टाइम होता है। अगर दिन का टेम्परेचर यानी टेम्परेचर जो है अगर 25 डिग्री सेल्सियस से लेके अगर ये टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो उस समय तक पर रंध्र जो होते हैं पूर्णतया खुले होते हैं। 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक रंध्र पूर्णतया खुला होता है। और ये कंडीशन और भी चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि यहाँ पे इनमें K+ आयन यानी पोटेशियम आयन, और कुछ कंडीशन में यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं पीएच वगैरह की, तो पीएच पर भी ये डिपेंड करता है। पीएच यहाँ पे 6.5 से लेके 7.5 पीएच तक ये कंडीशन पूर्ण रूप से खुली होती है। इससे अगर पीएच बढ़ जाता है तब भी ये रंध्र बंद हो जाते हैं। अगर K+ आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी रंध्र बंद हो जाते हैं। और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 के बीच में ना रहे, से ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी रंध्र आंशिक रूप से बंद होने लगते हैं। और अगर कम रहता है तब भी रंध्र बंद होने लगते हैं। तो ये कंडीशन देखी जाती है कि जैसे दिन की शुरुआत होती है, गर्मियों की अगर हम बात करें तो गर्मियों में सुबह के समय रंध्र काफी ज्यादा मात्रा में खुले रहते हैं, और दोपहर के समय रंध्र ये धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। ऐसी कंडीशन जैसे जैसे फिर शाम होती चली जाती है, शाम होते होते ये शाम के समय पूर्णतया खुल जाते हैं। तो ये कंडीशन रहती है कि रंध्रों के खुलने के लिए टेम्परेचर काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है।
फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे भरण ऊतक, एडिपोज टिश्यूज। तो एडिपोज टिश्यूज में क्या है कि बाह्य त्वचा तथा संवहन मंडल, बाह्य त्वचा और संवहन मंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं। बाह्य त्वचा और संवहन मंडल, संवहन मंडल में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। इनको छोड़कर जितने भी ऊतक होंगे वो सभी भरण ऊतक, ग्राउंड टिश्यूज कहलाते हैं। तो इनमें संवहन सरल ऊतक जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती हैं। तो प्राथमिक तने में पैरेन्काइमा कोशिकाएं प्रायः बलकुट, परिरंभ पित्त, ठीक, तथा मज्जा किरणें में पाई जाती, मज्जा किरणों में पाई जाती हैं। और पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं, पतली भित्ति वाले होते हैं और क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं। तो आपको यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि जितने भी भरण ऊतक वाली कंडीशन है इनमें पतली भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाएंगी और क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है, और इसे ही हम लोग पर्ण मध्योतक भी बोल देते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पे संवहनी ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो संवहनीय तंत्र में जटिल जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं, जटिल जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पे आपको जटिल ऊतक की श्रेणी में आते हैं जाइलम और फ्लोएम दोनों। तो जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर के संवहन मंडल यानी वैस्कुलर मंडल बनाते हैं। तो इसमें जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो जाइलम और फ्लोएम होता है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में इसमें कैम्बियम, ये अभी बताएंगे, दिखाएंगे आगे फिगर में, कैम्बियम पाया जाता है। और ऐसे संवहनी मंडल जिसमें कैम्बियम होता है वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते हैं। ये जिनमें कैम्बियम उपस्थित होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, उनमें लगातार द्वितीयक विभाजन होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है या सेकेंडरी डिवीजन कहें आप लोग। तो ऐसी कंडीशन में वहां पे द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम बनते हैं। और ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं खुला संवहन मंडल। जिनमें द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम बनते हैं उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं खुला संवहन मंडल। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता। जितने भी एक बीजपत्री पादप होते हैं, इन एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता है क्योंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते, उन्हें बंद संवहन मंडल कहते हैं। जितने भी एक बीजपत्री पादप होंगे उनमें द्वितीयक ऊतक नहीं बनता है और उनमें जो संवहन मंडल पाए जाते हैं वो बंद संवहन मंडल होंगे। तो यहाँ पे सभी संवहन मंडल की कंडीशन के फिगर दिखाए गए हैं। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे अरीय कंडीशन है। अरीय कंडीशन में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये वाली स्थिति जो है, ये वाली, इसको हम लोग फ्लोएम बोलते हैं, और जो ये वाली कंडीशन है इसको हम लोग जाइलम बोलते हैं। ऐसे ये वाला दूसरा वाला फिगर है, इसमें जो जाइलम होता है वो नीचे की तरफ, ये जाइलम वाला फिगर है, और जो ये वाला फिगर है वो फ्लोएम वाला कंडीशन है ऊपर। तो यहाँ पे जो फ्लोएम है अगर ऊपर से पूर्णतः बंद दिख रहा है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग संयुक्त बंद फ्लोएम कहते हैं। और अगर ये खुला होता है तो ऊपर की तरफ कटी हुई कंडीशन में दिखाई देता है। तो ये एक कंडीशन यहाँ पे है। और इनके बीच में आप ध्यान से देखिएगा, ये अगर लाइन होती है, अगर ये लाइन डार्क है, मोटी है, तो इस कंडीशन को हम लोग कैम्बियम कहते हैं। अगर जितने भी एक बीजपत्री प्लांट होंगे, एक बीजपत्री प्लांट में ये कैम्बियम तो उसमें भी पाई जाती है, लेकिन ये कैम्बियम काफी पतली होने के कारण उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो ये कंडीशन थी यहाँ पे खुला संवहन मंडल और उसमें बंद संवहन मंडल और अरीय संवहन मंडल की। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जाइलम और फ्लोएम ही द्वितीयक विभाजन के बीच में पाई जाने वाली कैम्बियम ही द्वितीयक विभाजन को प्रेरित करती है, जिसके कारण द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम बनता है। इस पार्ट में बस इतना ही।